हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि इस समय हम लोग जनरल नॉलेज के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी के द्वारा पूछे गए जो भी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहीं पर ये आपको सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी क्रम से। तो चलिए आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम उस क्वेश्चंस के साथ साथ अन्य जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, उनके ऑप्शन से रिलेटेड सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, उसको देखते हैं। तो इसमें एक बुक के बारे में पूछा गया है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्प इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पर जीत पर ये एक पुस्तक लिखी गई थी। ये करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये बुक्स एंड ऑथर टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो इस जो बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक हैं आर कौशिक। आर कौशिक के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्प इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी, यानी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, एक बुक है इनकी। क्या नाम है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो ये भी एक बुक है, प्लेइंग इट माई वे, और ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है वो है आर कौशिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, मोस्टली ऑफ स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चन है वो पता ही होगा। सरयू जो नदी है इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसके तट पर स्थित है अयोध्या शहर, जिसे राम नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो अयोध्या है, ये जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। उसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन में तो और भी कई सारे जो हमारे शहर हैं वो दिए हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। जिनमें जो हैदराबाद शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मूसी रिवर के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है शहर हैदराबाद। उसके बाद जयपुर के आसपास तो कोई उतनी फेमस रिवर नहीं है। अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो जो अहमदाबाद शहर है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है अहमदाबाद शहर। और बात करें अगर हम जयपुर की, तो जो जयपुर सिटी है और अहमदाबाद सिटी है दोनों ही हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। विश्व विरासत स्थल में इन शहर को शामिल किया गया, क्योंकि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और बहुत सारे जो फोर्ट हैं, बहुत सारे जो राजपूत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जयपुर में देखने को मिलेंगी। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारा अयोध्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है एक बुक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, पाथवे टू गॉड। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा है पाथवे टू गॉड। होता क्या है कि हमको इनकी जो फेमस बुक है उसी के बारे में पता होता है, और कौन सी वो फेमस बुक है महात्मा गांधी की, वो है इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये बुक सभी को याद होती, बट यहाँ पर इनकी एक अन्य बुक के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन, इनके अन्य पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। पाथवे टू गॉड किसके द्वारा लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये बुक। और उसके अलावा हिंद स्वराज, ये जो सभी बुक्स हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई हैं। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भी कई सारी बुक्स लिखी हैं, जो उनकी इंडिया से रिलेटेड है, डिस्कवरी से रिलेटेड है, कई सारी जो बुक्स हैं वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है हक्की पिक्की और सिद्धि ये कर्नाटक की क्या है, यानी ये 4 ऑप्शंस दिए हुए। ये कर्नाटक की रंगमंच शैली हैं, नृत्य शैली हैं, संगीत प्रकार हैं या भाषाएं हैं। तो 4 में कौन सी हैं, हक्की पिक्की और सिद्धि, ये कर्नाटक से रिलेटेड हैं और ये बेसिकली कर्नाटक की भाषाएं हैं, यानी लैंग्वेज ऑफ कर्नाटक हैं हक्की पिक्की और सिद्धि। ये ना रंगमंच शैली है, ना ही ये नृत्य शैली है और ना ही ये संगीत के कोई प्रकार हैं, ये एक लैंग्वेज है। यानी ये सारी जो आपको दी हुई हैं ये सभी लैंग्वेज है। फिर आगे क्वेश्चन आता है और ये है हमारा इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो 4 सॉइल दी हुई हैं, यानी कौन सी सॉइल यहाँ पर
परफेक्ट होगी काजू की खेती के लिए। इसमें आपको जलोढ़ मृदा दी हुई है, लाल और पीली मृदा दी हुई है, लाल लेटराइट मृदा दी हुई है और काली मृदा दी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाल लेटराइट मृदा, यानी लेटराइट मृदा में ही जो काजू है उनका उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। यानी ये जो लेटराइट मृदा है ये यहाँ पर उपयुक्त होती है काजू की खेती के लिए। और ये मृदा कहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी पश्चिमी घाट वाले रीजन में, मेघालय वाले रीजन में और साथ ही साथ एमपी वाले कुछ क्षेत्रों में आपको लेटराइट मृदा मिलेगी। तो ये आपको सिंगल क्वेश्चन भी यानी सिंगल भी आपको मिलेगा, यानी लेटराइट मृदा भी इसका ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर दे दिया है लाल लेटराइट मृदा, क्योंकि उसका कलर लाल होता है इसलिए यहाँ पर लाल लेटराइट मृदा भी दे दी गई है। और बात करें जो अन्य यहाँ पर सॉइल दी हुई हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दी हुई है काली मिट्टी यानी काली मृदा। और काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। यानी जब ज्वालामुखी क्रिया से मैग्मा बाहर निकलता है उसके जमने से फिर यहाँ पर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, काली मृदा का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मृदा होती है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यानी ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मृदा है वो कौन सी है, तो वो है काली मृदा। यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। और ये मृदा आपको गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलेगी, इसीलिए वहाँ पर जो यानी वस्त्र बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने आपको वहाँ पर मिलेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में, तो जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यानी सबसे अधिक जो फसलों का उत्पादन है वो जलोढ़ मृदा में ही किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी गेहूँ आदि की खेती के लिए ये परफेक्ट होती है जो जलोढ़ मृदा होती है। तो ये सारे हमारे ऑप्शन थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। बाकी जो इसका सही आंसर है वो है लेटराइट मृदा। बढ़ते हैं आगे। फिर है एक क्वेश्चन, ये भी जियोग्राफी से है, वर्ल्ड जियोग्राफी से, या हम कह लें कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, एक ही चंद्रमा है जिसे हम चंद्रमा ही कहते हैं, मून कहते हैं, यानी एक ही उपग्रह है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, यानी उन्हें ही हम चंद्रमा भी कह देते हैं। यानी किस ग्रह के सबसे ज़्यादा यहाँ पर चंद्रमा है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है चंद्रमाओं की या सैटेलाइट की हम कहें तो वो है शनि की, यानी शनि ग्रह यहाँ पर सही आंसर होगा। और कितने इसके सैटेलाइट हैं, तो इसके 82 सैटेलाइट्स हैं, यानी शनि के 82 चंद्रमा हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का एक चंद्रमा है यहाँ पर मून, या पृथ्वी का एक उपग्रह है मून, उसी प्रकार से शनि के 82 उपग्रह हैं। उसके बाद अगला ग्रह आता है अरुण। और अरुण के अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो 17, वरुण की 14 और बृहस्पति की 79। तो देखिए ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया चंद्रमा ढूंढा जाता है, नया सैटेलाइट ढूंढा जाता है, तो इनकी संख्या बदलती रहती है। अभी की जो यानी कि हम ये कह लें अपडेटेड डाटा है उसके अनुसार शनि के जो चंद्रमा हैं, शनि के जो सैटेलाइट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और बात करें अगर हम बृहस्पति की, तो जो बृहस्पति ग्रह है यानी जिसे जुपिटर भी कहा जाता है, ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो ये बातें आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है, इन टॉपिक से रिलेटेड याद रखनी है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसे हम बायोलॉजी से रिलेटेड भी कह सकते हैं या अन्य जनरल साइंस से ही रिलेटेड है। तो डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो यानी हम इसे कह लें दुग्ध शर्करा, या जिसे मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी किसे कहा जाता है, यानी दूध में क्या पाया जाता है, इन चार में। तो आप देखेंगे ऑप्शन, तो आप सभी को पता भी होगा पहले से ही, जो लैक्टोज शर्करा है ये पाई जाती है दूध में, और इसीलिए इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। और ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ये सभी कहीं ना कहीं शर्करा से ही रिलेटेड हैं। फ्रुक्टोज शर्करा भी होती है, ग्लूकोज शर्करा और माल्टोज शर्करा। तो ये सभी शुगर के ही प्रकार हैं, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और जो दूध में पाई जाती है शर्करा ये होती है लैक्टोज, और लैक्टोज के कारण ही आपको जो दुग्ध है वो हल्का मीठा भी यहाँ पर लगता है। तो इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर मिल्क शुगर उसमें पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा वहाँ पर पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, क्योंकि इसको अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप डेफिनेटली इसको गलत ही करेंगे, हमेशा गलत करेंगे। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि हम क्या याद रखते हैं जनगणना से, हम यही याद रखते हैं कि साक्षरता किसकी ज़्यादा है, यानी औसत साक्षरता भारत की कितनी है और किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। हम कभी भी ज़िला याद नहीं करते किस ज़िले की साक्षरता ज़्यादा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो इसलिए उनको याद रखना मुमकिन भी नहीं है। तो हम इसीलिए स्टेट याद रखते हैं। और आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो भारत में केरल है, केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी केरल की जो साक्षरता दर है 96.2% जो लिटरेसी रेट है केरल का वो है। और ये होता है भारत में कौन सा स्टेट है जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो वो है केरल। ये आपको पॉइंट पता होगा पहले से, और उसी के अनुसार आप यहाँ पर ऑप्शन ढूंढेंगे कि जब केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है तो केरल का ही कोई ज़िला होगा जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप एक तरफ से पढ़ेंगे कोट्टायम, चंफाई, एर्नाकुलम और सिरसिप। तो यहाँ पर एर्नाकुलम जो कि केरल का ही एक ज़िला है, केरल में स्थित है एर्नाकुलम, और आप इसको आंसर टिक कर देंगे, इसको सही आंसर टिक कर देंगे और आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और 1/4 की आपको माइनस मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी 0.5 अंक है, यानी 1/4 आपके इसमें सही से भी कट जाएंगे, क्योंकि ये आंसर पूरी तरीके से गलत है। एर्नाकुलम पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर होगा सिरसिप। सिरसिप जिला भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। और ये कहाँ स्थित है, तो जो सिरसिप जिला है ये मिजोरम का एक ज़िला है और यहाँ की लिटरेसी दर 97.9% है। तो आप देख सकते हैं लगभग 98% साक्षरता दर है इस ज़िले की, जो कि मिजोरम में स्थित है सिरसिप जिला। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ज़िले के बारे में पूछ लिया गया किस ज़िले की साक्षरता सबसे अधिक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मिजोरम का जो ज़िला है सिरसिप, इसकी जो लिटरेसी रेट है 98% है, लगभग 97.9% है। और केरल से भी ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट इस ज़िले का। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो देखिए आपने अगर जो ट्रॉफी वगैरह हैं वो अगर याद कर रखी होंगी तो आप इस आंसर को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी दे देंगे, क्योंकि जो बर्डी कप है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, गोल्फ से। इसीलिए इसका सही आंसर होगा गोल्फ, यानी गोल्फ में ही इन सभी शब्दों को प्रयोग किया जाता है, इन सभी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है गोल्फ के अंतर्गत। और उसके अलावा अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में कई सारे कप होते हैं, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड हैं। उसके अलावा फुटबॉल में जो नंबर ऑफ़ प्लेयर होते हैं वो होते हैं 11। उसके बाद आता है बेसबॉल, और बेसबॉल में जो नंबर ऑफ़ प्लेयर हैं वो होते हैं 9। और उसके बाद आता है पोलो, जो कि बेसिकली हॉर्स रिलेटेड गेम है, यानी यहाँ पर घोड़े में बैठकर इस खेल को खेला जाता है, पोलो को खेला जाता है, और इसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं 4। और बात करें अगर हम वाटर पोलो की, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर होते हैं 7। तो ये बात भी आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन एक बार फिर है कंप्यूटर अवेयरनेस से। तो देखिए कल की क्लास में भी हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे कंप्यूटर से रिलेटेड, और आज भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या कहा गया, निम्न में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ओपन सोर्स, या हम कह लें ओएस फॉर्मेट नहीं है। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, नहीं तो आप कई बार इसी चक्कर में ही आंसर गलत कर देते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते और वहाँ पर दिया होता है नहीं है, और आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप पहले को ही यहाँ पर टिक कर देंगे और पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है कि यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 तो इसमें होंगे ओपन सोर्स सिस्टम, यानी कि मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक यहाँ पर नहीं होगा, तो उसी को आपको देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले है ओबुंटू, या इसे अन्य भी कई तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, और ये है एक ओपन सोर्स सिस्टम, यानी ये तो हो गया एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद आता है ड्रुपल। ड्रुपल भी एक ओपन सोर्स सिस्टम है। और बात करें अगर हम विंडोज़ की, तो विंडोज़ यहाँ पर मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
यानी ओपन सोर्स का बेसिकली मतलब होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कॉम्बिनेशन स्थापित करता है, उसे ही हम ओपन सोर्स या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसके अलावा यानी विंडोज़ के अलावा जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो ड्रूपल है, उसके अलावा जो लिनक्स है ये भी हमारा ओपन सोर्स सिस्टम है। तो यहाँ पर 3 जो हैं वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो विंडोज़ है ये हमारा ऑपरेटिंग यानी मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निम्न त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो देखिए कभी कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता कि ये जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ये त्यौहार किस गॉड को डेडिकेटेड है, किस भगवान को समर्पित है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें जो ज़्यादातर त्यौहार दिए हुए हैं सभी तमिलनाडु के हैं, यानी तमिलनाडु के कुछ एरिया में भी ये जो त्यौहार है मनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थाई पूसम। तो जो थाई पूसम त्यौहार है ये भगवान मुरुगा को समर्पित त्यौहार है, और इसमें क्या की जाती है, भगवान मुरुगा की यहाँ पर पूजा की जाती है थाई पूसम फेस्टिवल के अंतर्गत। उसके बाद अगला जो त्यौहार आता है वो है ओणम। ये बेसिकली केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है तमिलनाडु के जो त्यौहार हैं उनमें आपको यहाँ पर बताना है कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो ये केरल में मनाया जाता है, हो सकता है तमिलनाडु के भी कुछ एरिया में मनाया जाता हो, बट ओणम में बेसिकली केरल का ही फेस्टिवल है, और ये भगवान महाबली को समर्पित है, यानी महाराजा महाबली थे उनको ये समर्पित ओणम फेस्टिवल है। उसके बाद आता है आड़ी पेरुकू त्यौहार, ये भी तमिलनाडु का त्यौहार है, और उसके बाद आता है पोंगल फेस्टिवल, और पोंगल फेस्टिवल भी तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और इसके अलावा ये कृषि पर आधारित फेस्टिवल है, और ये समर्पित है सूर्य देव को, यानी भगवान सूर्य को समर्पित ये त्यौहार है पोंगल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया। तो देखिए कभी कभी आपसे जो सन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, किस सन में जो ये आंदोलन है या कोई अभियान है या कोई सत्याग्रह है कब शुरू किया गया। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। अब इसके बारे में भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो देखिए क्या होता है, 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, और उसके बाद उन्होंने इस जगह पर यानी चंपारण जगह पर जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कई सारे सत्याग्रह उन्होंने किए थे, बट जो सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह किया वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के किसानों में नील की खेती के विरोध में इन्होंने ये सत्याग्रह किया था, और ये था महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह में, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, महात्मा की जो उपाधि है, यानी पहले ये केवल मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करते थे, और फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद यानी 1917 के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? आर्यन टैगोर ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, तभी हम इन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इनको उपाधि है ये इसी दौरान दी गई थी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो ये हमारे ऑल ओवर क्वेश्चन थे, आज के 12 क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और ये हमारी थी तीसरी क्लास, और इसी प्रकार से डेली हम 12 to 13 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड अन्य जो ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरीके से इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में ये जो सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।